अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम एएस के डेवलपमेंट की तरफ से प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज नंबर 38, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 38 वेबिनार है। और सो इट्स ओवर ओवर 3 इयर्स नाउ। एंड आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आजकल के जमाने के हिसाब से हमने सिलेक्ट किया है। और बहुत लर्निंग स्पीकर्स हमारे साथ हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोफेशनल सर्वाइवल इन अ गीगाबिट सोसाइटी। तो गीगाबिट सोसाइटी होती क्या है? मे बी आप लोगों में किसी को कंफ्यूजन हो, तो सिंपल डेफिनेशन में गीगाबिट सोसाइटी रेफर्स टू सोसाइटी वेयर इंटरनेट रूल्स, इंटरनेट स्पीड्स गीगाबिट पाकिस्तान में नहीं होती तो डेफिनेटली हम नहीं कर सकते, बट लाइटनिंग फास्ट डाटा ट्रांसफर, इंप्रूव कम्युनिकेशन। तो हम इसको फोकस अगर हम करें तो गीगाबिट सोसाइटी हमारे मुल्क में रहते हुए जिसको हम कहेंगे तो इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड रियल टाइम कोलैबोरेशन की हम बात करते हैं। गीगाबिट सोसाइटी के की फीचर्स ये होते हैं कि सोसाइटीज characterized by ubiquitous connectivity, smart devices, cloud computing, इंटरनेट थिंग्स, हाई डाटा कंजम्पशन, ये बात होती है। और आज के लिए हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज बहुत लर्निंग स्पीकर्स हमारे साथ हैं। आज दो स्पीकर्स हमारे साथ हैं, साकिब साहब और सुहेल साहब। साकिब साहब ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया, जैसे ही ज्वाइन करते हैं आई विल इंट्रोड्यूस हिम। और आज के जो स्पीकर हैं सुहेल रिजवी साहब। सुहेल रिजवी साहब इज चीफ लर्निंग ऑफिसर एट इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन IoT. Mr. Sohail is a leadership coach and trainer with over 30 years of corporate experience in developing human capital, strategic alignment, and leadership development. With a background in both finance and HR, he bridges business growth. He bridges business growth through people development. He assists companies in creating their vision, mission, and values while aligning strategies, systems, and people with them. As a Marshall Goldsmith certified leadership coach, he empowers C-level leaders to become more effective. Additionally, as an OD consultant, organization development consultant, he enables companies to become lean, agile, and effective. He is a certified master trainer from APPD Global and certified instructional designer and professional trainer from IFC, a subsidiary of the World Bank. He is also a senior certified HR professional from SHRM. Sohail Sahab, sir, welcome टू थैंक एएस के वेबिनार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं वो भी मेरे ख्याल में हमें जो है अनुमान हमने ज्वाइन कर लिया है साकिब साहब ने। यू नहीं सर। चले जब ज्वाइन करें मुझे बता दीजिएगा, आई इंट्रोड्यूस। सर टॉपिक की तरफ आते हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। प्रोफेशनल सर्वाइवल इन गीगाबिट सोसाइटी अभी भी आज से कुछ एक हफ्ते पुरानी बात है। आई वाज सिटिंग विद समवन और बड़े सीनियर थे, 36 इयर्स का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का। और ही कॉल्ड मी फॉर सम हेल्प, उन्हें कहीं से नंबर मिला था और इट वाज अ बेसिक कोई छोटा सा काम था। तो उन्होंने कहा जी एज ए कंसल्टेंट आप ये मेरा काम कर देंगे। तो मैंने कहा सर मैं एज ए कंसल्टेंट नहीं, मैं एज ए ब्रदर आपका काम कर दूंगा, इसमें कोई काम नहीं है, बट काम तो बताएं। तो आई एम टोटली नॉट वर्स्ड विद, वेल वर्स्ड तो बहुत दूर की बात है, नॉट वर्स्ड विद एनीथिंग स्मार्ट डिवाइसेस, ईमेल्स एंड ऑल दीस थिंग्स। तो आई वाज बिट नॉट सरप्राइज्ड, होता है। बट उनको कहेंगे नाउ आई रियलाइज, इनिशियली जब ये चीजें आ रही थी तो मुझे लगा कि हमें जरूरत नहीं है। आई हैव लाइक 35 इयर्स एक्सपीरियंस और 36 इयर्स एक्सपीरियंस, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीजों की जरूरत है। बट नाउ आई रियलाइज कि मैंने गलती की। और जब मैंने अपने प्रोफेशन स्टार्ट किया था, मैंने 97 में सीए के आर्टिकलशिप के बाद मैं जब जॉब में आया था, तो मेरे बॉस कहते थे कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेके चलो, अगर टेक्नोलॉजी ने आपको पीछे छोड़ दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर साकिब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेट मी इंट्रोड्यूस, उसके बाद सुहेल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। आज के सेकंड स्पीकर हमारे हैं जी डॉक्टर सैयद साकिब रजा रिजवी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर, कस्ट यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Dr. Saqib, an assistant professor at the Department of Computer Science, Capital University of Science and Technology, Islamabad, holds a PhD in computer science and boasts over 11 years of teaching experience. His expertise lies in artificial intelligence, pattern recognition, and machine learning. Saqib Saab has a strong publication record, has overseen numerous research projects, underscoring his dedication to advancing the field of computer science. With a strong commitment to excellence and a passion for learning, he is focused on preparing the next generation of professionals for success. Dr. Syed Saqib Saab, sir, most welcome. Thank you so much for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सुहेल साहब आपकी तरफ में आता हूँ। जी थैंक, आपकी आवाज साफ आ रही है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सुहेल साहब आपकी तरफ आता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इसके बारे में कुछ, हमारे आज हमारा ऑडियंस जो है वो प्रोफेशनल्स भी हैं, यंग प्रोफेशनल्स भी हैं, और हमें फेसबुक पे भी देखा जा रहा है। तो इस टॉपिक के बारे में कि प्रोफेशनल सर्वाइवल इन अ गीगाबिट सोसाइटी, आप अपने अल्फाज में ऑडियंस को कहें कि हम किस चीज को कहते हैं, क्या है?
अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे पीछे की तरफ जाऊंगा ताकि हम सर आगे की तरफ आसानी से मूव कर सकें। अ, वो टाइम जो कि मैं ये कहूँ कि मेरे से जो पहले वाली जनरेशन थी, दे हैड अ सिंपल लाइफ बट लिटिल डिफिकल्ट। उनकी जिंदगी में ज्यादा मुश्किलात थी, बट उनकी लाइफ में सिंप्लिसिटी थी। देयर वर नॉट टू मेनी फैक्टर्स जिसको कहा जाए जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हो। लाइफ वाज वेरी सिंपल एट दैट टाइम। और अब ग्रेजुअली हम वो जनरेशन बने, मेरी वाली जनरेशन, आपकी वाली जनरेशन वो बनी जिसमें जो हाइब्रिड में रही, कि वो जिन्होंने ट्रांजिशन किया है फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमें सिंपल चीजों से निकल के माइग्रेट करना पड़ा है कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ। हमें वो इंटरनेट का आना और एक वायर वाले टेलीफोन से लेके मोबाइल टेलीफोन की तरफ आना और उसके जो इम्पैक्ट आए हैं वो हमने देखे हैं, अपनी आंखों के सामने देखे हैं। और अब जो जनरेशन जिस तरफ जा रही है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कॉम्प्लेक्सिटी हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। और वो कॉम्प्लेक्सिटी की जो वजह है वो दैट इज सो मच इंफॉर्मेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सो मेनी चैनल्स, कि हम लोगों के लिए, ब्रेन के लिए इतनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना मुश्किल हो जाए। और ये भी आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम ये वेरीफाई कर सकें या ये टाइम निकाल सकें सिर्फ ये चीज देखने के लिए क्या जो इंफॉर्मेशन मुझे आ रही है वो ऑथेंटिक भी है या ये क्रिएटेड या फेक है। सो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी मेरे नजदीक सबसे इस वक्त जो जो, जो चैलेंजेस है, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो दो चीजें हैं। पहले तो ये है कि वी हैव टू इंटेंशनली क्रिएट सिंप्लिसिटी आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। वो हमने करना है, वो हमें कोई करके नहीं देगा। तो ये चैलेंज है, पहला चैलेंज हमारे लिए ये है कि हम इतने कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसमें से सिफ्ट कर सकें कि व्हाट डू आई नीड रादर देन व्हाट इज देयर फॉर मी। तो जब हम अपने आप पे फोकस करेंगे कि व्हाट डू आई वांट, मेरी अपनी नीड क्या है, और व्हाट विल हेल्प मी गेट, व्हाट इंफॉर्मेशन और डेटा विल हेल्प मी गेट वेयर आई वांट टू गो, तो हमारे लिए फोकस करना आसान हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो जो सबसे ज्यादा चीज हमें हर्ट कर रही है आजकल के दौर में, वो लैक ऑफ फोकस है। हम फोकस नहीं क्रिएट कर पा रहे क्योंकि एक चीज पे फोकस कर रहे होते हैं तो 10 चीजें और आ जाती हैं। तो वो जो क्रिएटिंग दैट फोकस आउट ऑफ केओस, वो मेरे ख्याल में एक स्किल बिल्ड करने की जरूरत है। एंड अगेन इट इज अ स्किल दैट हैज टू बी बिल्ट बाय इंटेंशनली प्रैक्टिसिंग ऑन फोकसिंग। चाहे उसके लिए मेडिटेशन कर लें आप, कोई और टेक्निक यूज कर लें, लेकिन जब तक ये फोकस नहीं कर पाएंगे तो आपका जो ब्रेन है वो इतनी फास्ट स्पीड पे प्रोसेसिंग करता रहेगा, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाएगा कि जिसको मुझे चीज को आगे लेके चलना किसको है, व्हाट डू आई रियली वांट आउट ऑफ इट। सो ये वाली जो चीज है मेरे नजदीक, इस दौर में अगर सरवाइव करने के लिए अगर कोई चीज चाहिए, वो दैट इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन फ्यू rather than get bombarded by too many. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साकिब साहब, सर आपकी तरफ आता हूँ। प्रोफेशनल सर्वाइवल इन गीगाबिट सोसाइटी, यू आर एआई एक्सपर्ट, आई नो, हमने पहले भी वेबिनार्स इकट्ठे किए हैं। और ये एग्जैक्टली और एक मैं छोटी सी ऑडियंस को मिसाल दूंगा कि गीगाबिट सोसाइटी का फायदा, संडे रात को मेरी लेफ्ट लेग फ्रैक्चर हो गई, मेरे इस वक्त टांग पे प्लास्टर बना हुआ है, मैं अपने घर के बेडरूम में हूँ। और अगर ही मैं किसी कॉन्फ्रेंस होती या आज से कुछ साल पहले की बात होती, तो और अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल में मैं रूटीन में इतना काम नहीं करता पीछे, तो आजकल आजकल मैं कर रहा हूँ इसलिए कि नहीं है। और आई एम लाइव कंडक्टिंग ए वेबिनार, तो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ दिस करंट सोसाइटी। एनीवे, मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साकिब साहब, सर ओवर टू यू, आपका आपका टॉपिक है। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं सुहेल जी साहब की बात को आगे लेके चलूंगा। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हम जितनी भी जनरेशन गुजरी है, हमारी जो जनरेशन है रिजवी साहब की, आपकी, हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि सर हम लोगों ने बचपन में स्लेट और तख्ती लिखने से लेकर आईपैड तक का सफर देखा है, हमारे सामने हुए।
मुझे याद है बचपन में जब मैं छोटा सा था तो मेरी वालदा मुझे तख्ती लिखवाया करती थी हैंड राइटिंग बेहतर करने के लिए। और वहां से लेके मैंने हम लोगों ने आईपैड को अपने सामने आते हुए, और ये एक बहुत जबरदस्त जर्नी जो कि बहुत कम एक दो डेकेड के अंदर तय की है ह्यूमैनिटी ने, हमने उसको जज किया। तो ये मुझे सोहेल साहब की बात बहुत अच्छी लगी, और ये बात एक हकीकत है। सेकेंडली सर, जैसे आपने बात की कि आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि वी आर ड्राउनिंग इन डाटा, फाइटिंग फॉर टेरा 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 बाइट्स का जो डाटा है वो पर और के हिसाब से साइबर स्पेस का पार्ट बनता जा रहा है। इतना डाटा अपलोड हो रहा है, हर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम उसमें से नॉलेज के लिए और नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए तरस रहे हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सर, एक मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आपने टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर रहने की बात की, और मेरी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे मिलाकर एक दौर हुआ करता था कि जब लोग पढ़ा लिखा इंसान उसको समझा करते थे, मींस लिटरेट उस शख्स को कहा करते थे जो लिखना पढ़ना जानता था। फिर एक दौर ऐसा आया कि जिसमें लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए कि पढ़ा लिखा इंसान उसको कहा जाएगा जो प्राइमरी या एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास करेगा। आजकल के एक वो दौर आने वाला है जिसके अंदर एक पढ़ा लिखा या लिटरेट इंसान उसको कंसिडर किया जाएगा जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज है या नहीं। ये बात अभी आपको बड़ी मजाक का खेज लगेगी कि यार दुनिया में तो बहुत सारी चीजें और हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या यही क्यों। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज हो रही है, हम इवन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, जिसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, चीजें इतनी स्पीडीली रेवोल्यूशनाइज हो रही हैं कि हमें उस टेक्नोलॉजी के साथ, इस रेवोल्यूशन के साथ एक फॉलो अप रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क बनता जा रहा है। तो आजकल की प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में अगर हम लोगों को सरवाइव करना है और एफिशिएंटली सरवाइव करना है, और लॉन्ग टर्म तक अगर हम लोगों ने अपने आप को, अगर हम लॉन्ग टर्म तक एक प्रोफेशन में ठीक है। सर्वाइव करता देखना है, तो हमें अपनी इर्द गिर्द की टेक्नोलॉजी पे सिर्फ, लेट्स से अगर मैं मैनेजरियल साइंस से ताल्लुक रखता हूँ तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैनेजमेंट साइंस में क्या तरक्की हो रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से, और इर्द गिर्द की जो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी है वो जिस तरीके से रेवोल्यूशनाइज हो रही है, हमें उनको हम साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना इस प्रोफेशन की दौर में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। रिजवी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जैसे जैसे हम लोग की जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, जिस जिस तरह वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, हम लोग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की तरफ तो जा ही रहे हैं। दूसरा, हम लोग का सर्वाइवल और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बहुत टफ प्रोड्यूस हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज कर रही है और बहुत सारी जॉब को कैप्चर कर रही है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंसेज की अपनी प्रोफेशनल जॉब। इवन एआई खुद अपने एआई को क्रिएट करने जा रही है। मीन्स आगे हमने एआई क्रिएट करने के लिए हमें ह्यूमंस की भी जरूरत नहीं होगी, एआई विल क्रिएट अ गुड एआई और वी कैन से अ बेटर एआई। तो ऑब्वियसली और ये जो कुछ आगे के 8-10 साल है ह्यूमैनिटी के लिए, जैसे हम लोग पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं मशरिक वस्ता की, जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, ये आने वाले कुछ साल हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारी इवन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कर पाएगा जो कि इन चीजों को, इन टेक्नोलॉजी को करेगा और इन टेक्नोलॉजीज को अपने अपने अंदर इम्बेड और इंजेक्ट करेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। सुनील साहब, आपकी तरफ आता हूँ सर। बिल्कुल आप लोगों ने इसको डिफाइन किया और आपने बड़ी अच्छी तरह एलिब्रेट किया। अगर हम थोड़ा सा हम एक उसकी सब टॉपिक पे जाते हैं, डिस्कवर द मैं इम्पोर्टेंस ऑफ। अगर जी अगर जी आप जी, मुझे प्लीज प्लीज। इजाजत दें तो मैं जी जी जो प्लीज। तो इसके अंदर वो बात कर लूं कि ये जी जी, प्लीज प्लीज जरूर सर, है ओवर टू यू। कि ओवर टू हमारी बिकॉज ऑफ दिस गीगा सोसाइटी कॉम्प्लेक्सिटी जरूर बढ़ गई है, लेकिन इट हैज आल्सो क्रिएटेड ईज फॉर अस। हमारी आज की जो जिंदगी है वो हमारे पेरेंट्स से ज्यादा आसान है। यू दे कुड नॉट इमेजिन कि आप घर में बैठ के काम कर रहे होंगे। वी कैन डू इट। अब जो वो जमाना था कि आपको एक मीटिंग करने के लिए लाहौर से कराची जाना पड़ता था, कोई एक छोटी सी भी मीटिंग हो तो आपको ट्रेवल करना पड़ता था। अब ये ईज है कि हम एक दूसरे के सामने बैठ के वो कर रहे हो, जूम से मीटिंग कर रहे हो और किसी प्लेटफॉर्म से मीटिंग कर रहे हो। ये सारी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें इस गीगा जो जिसको कहें गीगाबाइट सोसाइटी से हमें मिल रहे हैं, या इस टेक्नोलॉजी से हमें जिंदगी आसान हो रही है। अब ये हमारे ऊपर है एज एन इंडिविजुअल
कि हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह मैनेज करते हैं और उससे अपनी आसानियां कैसे पैदा करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें दो दो चीजों पे मैं फोकस करूं। एक तो इंडिविजुअल कैपेसिटी, जो मैंने पहले बात की, तो हाउ टू क्रिएट फोकस, वो तभी हो पाएगा जब हम बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप किसी एक साइड के उसमें चले जाते हैं, बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक और इंफॉर्मेशन फोकस्ड और मोबाइल फोकस्ड, आपका सारा टाइम उसमें गुजरता है, तो आपकी जिंदगी की हेल्थ का जो जो बैलेंस है वो आउट हो जाएगा। सो अनलेस एंड अनटिल वी एज ए ह्यूमन बीइंग रियलाइज कि जी हम एक द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी इज द ह्यूमन क्रिएशन, तो अगर हम उस ह्यूमन क्रिएशन के अंदर बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी में ये एक हेल्प बन जाएगी, ईज क्रिएट कर देगी। अदरवाइज हमारी अपनी इंसानी जिंदगी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी और वो डिफिकल्टी की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। सो दो चीजें करने की जरूरत है। जब ईज आ रही है तो दो चीजें हो रही हैं हमारे वर्क प्लेस के ऊपर, जो आपका शायद शायद अगला सवाल भी हो, मैं इस पे वो कर लूं। एक तो ये है कि हम जो कॉन्सेप्ट था, जिस वक्त हम 10 साल या 5 साल पहले की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत फोकस था। अब बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी और बिकॉज ऑफ दिस ईज ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट, अब जो है वो वर्क प्लेस इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो गई है। अब हम घर का काम भी कर रहे होते हैं, साथ साथ ये जूम पे मीटिंग भी चल रही है, मैंने अपने घर के कुछ काम भी किए, आप भी घर पे भी बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस या अपनी टांग की वजह से, और अपने ऑफिस के भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। सो वर्क लाइफ इंटीग्रेशन को हमें अपना एज ए नॉर्म ऑफ लाइफ एडॉप्ट करना है, नॉट एज ए समथिंग कि जी हम कोई बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे कि जी दफ्तर में चले गए, काम कर लिया, घर पे आ गए तो हम घर के हो गए। वो जो डिस्टिंक्शन थी वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाएगी और ये एक्चुअली नॉर्म ही बनता चला जाएगा। और जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, दे विल वाउच फॉर इट कि जी अब आपके बॉस की कॉल किसी वक्त भी आ जाती है। जो सॉफ्टवेयर कंपनीज रात को काम कर रही हैं उनका तो 12 बजे भी उनका ऑन होता है, सुबह भी कोई मैसेज आ रहा होता है। तो लॉट ऑफ पीपल स्पेशली प्रोफेशनल्स वर्किंग इन दिस टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज, उनका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस का। दे हैव टू वर्क विद वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच। सब टॉपिक पे आते हैं जो हम बात करते हैं कि डिस्कवर दी इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। सबसे जैसे अभी बात हुई तो मुझे याद है जब मैं बाहर होता था तो हम मीटिंग्स के लिए जिद्दा से दुबई, फ्रांस, इधर उधर जाना होता तो लिटरली ऐसा होता था कि एक दिन सुबह 4 बजे पहुंचता था और उस दिन शाम की एक और जगह फ्लाइट होती थी। मतलब मैंने 2014 से 2016 के दरमियान 485 एयर ट्रेवल किए थे। मैं था तो फाइनेंस था बट मैं कमर्शियल देखा करता था। 485, मुझे इस तरह पता चला कि मैं कनाडा वीजे के लिए अप्लाई कर रहा था 2018 में, तो उन्होंने पिछले 5 साल के ट्रैवल होते हैं, तो आई हैव 485 ट्रैवल्स, इंटरनेशनल ट्रैवल इन दैट पीरियड। अब अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ गई है, पहले था बट लोग कंफर्ट महसूस नहीं करते थे। हालांकि मुझे याद है चीजें तो थी, मतलब उस जमाने में स्काइप के थ्रू और चीजों के थ्रू आ जाते थे, बट सबसे जो बेस्ट पार्ट है कि अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो इस चीज को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें कि डिस्कवर द इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी कैसे है, क्यों है, या कहीं पे नहीं है, तो उनको कैसे हम कहा जा सकते हैं इस चीज के रिलायबिलिटी के ऊपर। जी मेरा ख्याल है शायद डॉक्टर साहब इस पे मेरे से ज्यादा बेहतर रोशनी डाल पाते, क्योंकि ये अब जो पहले हम कहते थे कि वो जो एजाइल का कॉन्सेप्ट है, वो एजाइल का कॉन्सेप्ट शायद टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के लिए है। मेरे नजदीक अब जो एजिलिटी है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट रियली कोई कोई ये आईटी के प्रोजेक्ट या आईटी की कंपनीज तक महदूद है। सो अनलेस एंड अनटिल यू बिकम एजाइल योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल, कि आप पहले से ही चेंजेस को फोरकास्ट करते हैं और उनके लिए अपने आप को एडेप्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल अपने खालिद साहब हो गए, मैं हो गया, या आपकी एज के हो गए, हम समझते हैं कि हमने एक स्टेज क्रॉस कर ली है और अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि जब हम सिर्फ अपनी पुरानी नॉलेज के साथ ही गुजारा चला रहे हैं। So unless at this age, when you become a senior, when you become 45 plus, unless you have a mentor who is younger than you will not be able to become adaptable. हम समझते हैं कि हमारा काम है दूसरों को मेंटोर करना। मेरा ख्याल है हमें ज्यादा जरूरत है कि हम कोचिंग लें, मेंटोरिंग लें फ्रॉम पीपल हु आर मच मोर एजाइल देन वी आर।
एग्जैक्टली, स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट। और एग्जैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है इस चीज को अडेप्ट करना कि जी लर्निंग आप किसी से भी कर सकते हैं एज, और खास तौर पे फ्रेंकली हम जिस उसमें बैठे हुए हैं बहुत दफा ऐसा होता है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक दफा उम्रे पे था, तो हम लोग मदीना से मक्का से मदीना जा रहे थे, तो सलातैन पढ़ी। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझसे कहा, "ये तुम लोग क्या कर रहे हो?" मैं कहा, जी सलातैन पढ़ रहे हैं, 2 नमाजें इकट्ठी पढ़े। कहती ये क्या होता है, तो इतनी जल्दी है? तो देन आई रियलाइज के हम जब छोटे थे, मतलब मैं अगर बात करूं आज से कोई 40-45 साल की, तो बुजुर्गों की बात को एक वो किया जाता था और बुजुर्ग बड़ा बुरा मानते थे। और यही चीज है, और हमेशा से इस चीज को आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज आपने जिससे लेनी है, इट डजंट मैटर कि उसकी एज क्या। और फैक्ट है, अगर हमें सीखना है और हमने ट्रेन करना है, और ये तो हम तो रूटीन उसमें जब भी किसी नई जॉब पे जाएं, नई चीजों पे जाएं, यू हैव टू लर्न फ्रॉम पीपल। तो बिल्कुल सही कहते हैं। सेम उस पे आऊंगा मैं, डॉक्टर साहब, आप तो बहुत ज्यादा इसकी इंप्लीमेंटेशन में भी इन्वॉल्व है कि अडेप्टेबिलिटी के, जैसे सोहेल साहब ने किया, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। सर, जब सोहेल साहब ने ये बात की तो मुझे स्टीवन हॉकिंग की जो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे उनकी एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, इट्स नॉट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट द मोस्ट स्मार्टेस्ट, इट इज द मोस्ट अडॉप्टेबल हु विल सर्वाइव। ये जैसे जैसे दुनिया में ना स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज ना स्मार्टेस्ट स्पीशीज, ओनली अडॉप्टेबल स्पीशीज जो है वो सरवाइव कर पाएंगी फ्यूचर में। तो जितना हम अपनी टेक्नोलॉजी को लेके अडॉप्टेबल होंगे, ऑब्वियसली जैसे सोहेल साहब ने कहा कि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटीज भी इनहेरिट है, लेकिन हम लोग अपनी लर्निंग को, स्किल बिल्डिंग को और अडॉप्टेबिलिटी टुवर्ड्स द अडॉप्टेबिलिटी टुवर्ड्स, हम लोगों को हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने सरवाइव करना है, रिगार्डलेस आपकी जितनी भी एज है, आपकी आपका एक्सपीरियंस है, मेरे तो हमेशा से ये मानना है, और मैं कभी कभी ये बात सोचता हूँ कि आज से 10-15 साल बाद मैं अपने रिटायरमेंट एज को सोचता हूँ कि जब मैंने अपने वर्क से, अपने प्रोफेशन से रिटायरमेंट लेनी है, तो मे बी जो मेरा लास्ट डे होगा वो भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो सीखने की तो हमारी एक और शायद यही शायद तभी हम अशरफ मखलूकात हैं। हमें तमाम मखलूकात के ऊपर शायद इसी वजह से तकलीफ दी गई है कि हम लोगों ने सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है, और हम लोगों ने हम बहुत ज्यादा अडॉप्टिव हैं। जैसे कि आपने देखो, अंटार्कटिका में -60 के सहारा के +60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ह्यूमन स्पीशीज सरवाइव करते हैं, रहते हैं, वहां पर जिंदगी गुजारते हैं। तो ऑब्वियसली हम ह्यूमन बींग्स अडॉप्टेबल है, लेकिन हमें इस बदलती हुई सोसाइटी में, इस टेक्नोलॉजी में, हम लोगों को ऑब्वियसली हमें चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सही अच्छा, सर। इसमें मैं जी थोड़ा जी सा ऐड कर लूँ इसी इसी बात में। एंड आई वुड प्रेफर कि हम इसमें जो हमारे ऑडियंस या पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी एंगेज करें इस उसके अंदर। जी, क्वेश्चंस आ मुझे रहे हैं अभी। अभी एक बार मुझे उसके बहुत बाद अच्छे आपके अच्छे क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे जी। मुझे लोग नजर आ रहे हैं, जैसे फारूक रंधावा हैं जो जिनका आईटी और एचआर और बाकी साइडों पे बड़ा बैलेंस्ड एक्सपीरियंस है। हमें इनकी उनकी भी इनपुट लेनी चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अडेप्टेबिलिटी, मेरे ख्याल में जो जो एक पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा वो ये है कि बीइंग लर्नेड, और जो है वो हमें एक वो दे देता है, फोकस दे देता है कि जी मैं आई हैव रीच्ड अ डेस्टिनेशन, मैंने ये डिग्री ले ली, नाउ आई एम अ लर्नेड, नाउ आई एम एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, या कुछ एक स्पेशलिस्ट बन गया हूं मैं किसी एरिया का। मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट है उस एडेप्टेबिलिटी के लिए इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो कंटिन्यूस लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग लर्न, कि मैं एक लर्नड इंडिविजुअल बन गया हूं, उस लर्नड इंडिविजुअल से जो कंटिन्यूस लर्निंग वाला है वो शायद आइंदा के दौर में आगे निकल जाए। तो अगर बिकॉज ही इज अडेप्टिंग, ही इज कंटिन्यूसली लर्निंग एंड चेंजिंग। सो मेरे नज़दीक हमें भी अपने एज ए प्रोफेशनल हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैंने इसको अपना माइलस्टोन बना लिया है कि मैंने ये डिग्री ले ली तो व्हेन आई हैव रीच देयर मुझे नौकरी मिल गई, अब मैं अपने गोल चक्कर में घूमता जा रहा हूँ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। 10 साल के बाद पता लगता है कि जी जहां से स्टार्ट किया था उससे बस थोड़ा ही आगे गए हैं, कुछ आगे कुछ ग्रोथ नहीं हुई। तो ग्रोथ ना होने की बहुत बड़ी जो वजह है, मैं कहता हूँ वो हमारी इंडिविजुअल वो होती है कि हम समझते हैं कि जी मैंने जो जो सीखना था वो सीख के मैं अपने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। सो लैक ऑफ
कंटिन्यूस लर्निंग एंड शार्पनिंग द सॉ, मेरे ख्याल में वो एक बहुत जरूरी स्किल है आजकल के दौर में। तो जितना मैं ये बात कर रहा हूँ मेंटल एजिलिटी की, तो लर्निंग एजिलिटी के कंटिन्यूसली लर्निंग एंड अडेप्टिंग एंड चेंजिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो बहुत जरूरी है आजकल के दौर में सर्वाइवल के लिए। थैंक यू सोहेल साहब। फारूक भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनका एक क्वेश्चन भी है, तो नुमान आप प्लीज फारूक साहब को राइट्स दें ताकि वो खुद अपना क्वेश्चन कर लें। जब फारूक भाई यस मौजूद सर, है तो राइट उनकी से साइन मौजूदगी का करवा फायदा दिए। उठा। सलाम अलैकुम फारूक भाई, क्या हाल चाल है? तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो खुद ही पूछ लें सोहेल साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम और अस्सलाम। मुझे तो जी एचआर की फील्ड में लाने वाले सुहेल साहब हैं तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम। माशाल्लाह। मेरा अब सर ये एक्चुअली मुझ पे इल्जाम है या तारीफ है, ये मुझे ये नहीं पता लगा। सर ये तारीफ है सर, इल्जाम की गुस्ताखी नहीं की जा सकती सर। अच्छा सर, मेरा एक्चुअली पहले तो मैं ये थोड़ा अगर इफ यू पीपल अलाउ मी, अडाप्टिविटी की बात हो रही थी। बिल्कुल दोनों ऑनरेबल स्पीकर जो हैं उनकी बात ठीक है। मैं एक थोड़ा सा ऐड ये करना चाहता हूँ कि देखें, बीइंग ए प्रोफेशनल हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो यही बनती है कि हम प्रोएक्टिवली हर चीज़ में चलें। स्पेशली आजकल जो ये हम जो हमारा टॉपिक भी है जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, आजकल के जो हमारा एक चल रहा है, जितना ज़्यादा हम प्रोएक्टिव होंगे स्पेशली टुवर्ड्स अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज़, और उतना ही ज़्यादा हमारे लिए करियर प्रोग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा होगा, प्लस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर प्रोएक्टिवनेस डजंट ओनली मीन कि हम जो है एक नई टेक्नोलॉजी आई है और हमने उसको जो है लर्न करना है या उसको अडॉप्ट करना है। एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बेनिफिशियल भी है कि नहीं है। यानी हमारी अपने थिंकिंग पैटर्न को विद द हेल्प ऑफ ए ह्यूजली अवेलेबल डेटा इतना जो है वो अलाइन करना है विद आवर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एज वेल, कि जब भी हम अपनी सेल्फ लर्निंग की बात करें तो हमारी वो लर्निंग टुवर्ड्स सर्टेन जो है वो डायरेक्शन हो, ताकि उसका फ़ायदा म्यूचुअल फ़ायदा बने, हमारे लिए भी बने और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बने। प्लस जो है हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी रेजिस्टेंस ना हो, बल्कि टेक्नोलॉजी को जो है वो ओपन हैंडेडली अडॉप्ट करें, लर्न करें और उसके मुताबिक अपने अपस्केलिंग करें। तो बहरहाल ये छोटा सा मेरा एक उसमें था इनपुट। मेरा सर एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो सर सुहेल साहब आपसे था, आल्दो कि आपने उसको एड्रेस भी किया है थोड़ा सा, कि जो हमारी गीगाबिट सर सोसाइटी है इसमें ये बहुत ज़्यादा जो हम फेस करते हैं, ज़ाहिर वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। तो इसको हम कौन सी प्रैक्टिसेस आप रिकमेंड करते हैं कि बीइंग एचआर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए इन द गीगाबिट सोसाइटी, ताकि हम जो है इस चीज़ को भी इंश्योर कर सकें कि वर्क लाइफ बैलेंस जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका वो भी डिस्टर्ब ना हो रहा, वो मेंटेन रह सके। सर जी थैंक अच्छा, मेरा अपना मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इस बात पे वो फोकस करूंगा कि जब ये हम जाते हैं बड़ी हाई स्पीड और हाई इंगेजमेंट वाली वर्क प्लेस के ऊपर, स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ जो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होगा, या बैंकिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत फास्ट पेस इंफॉर्मेशन फ्लो चल रहा है, वहां पे ये बड़ा जरूरी है कि मैनेजमेंट लेवल पे या स्पेशली एचआर के लेवल के ऊपर ये प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करवाई जाएं। दैट मींस कि उनको ऑन एंड ऑफ बीच में ब्रेक्स के लिए मैनेजर्स जो हैं वो इंड्यूस करें कि जी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, और या अपनी टीम को बुला ले, हैव सम फन सेशन। और जब तक आप उनको कंटिन्यूअसली एक उसमें उलझाए रहेंगे वन आफ्टर द अदर, तो उनको वो ब्रेक नहीं मिलेगी। दिमाग को थोड़ा सा वो ब्रेक चाहिए होती है। और जो ये रिसर्च भी ये शो करती है कि वो कल्चर्स जहाँ पे ये ब्रेक्स के साथ काम करने का है, वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। दैट मीन्स के ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ही वर्क प्लेस के ऊपर मेडिटेशन के सेशंस कराने चाहिए। उनको सुबह थोड़ी सी टीम हडल्स या योगा के छोटे से सेशंस अरेंज करवाने चाहिए, क्योंकि लोगों के पास अब टाइम नहीं है। वो सुबह उठते हैं, जॉब के लिए निकल जाते हैं, 7 बजे घर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, वो कोई और घर की चीजें कर रहे होते हैं, ग्रोसरी लानी है, घर के काम कर रहे हैं,
बस सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर वो शुरू हो जाती है। तो मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका फिजिकल और इमोशनल वेल बीइंग है, जो कि सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर फिनोमिना की वजह से, जिसको मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि वो ईज नहीं है आपकी, आपकी जो थिंकिंग भी है वो रुक नहीं पा रही है, जिसमें आपको कुछ सोचने का मौका मिल सके, प्लान करने का मौका मिल सके, सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम मिल सके। और जब तक हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगी, मैं अपने अपने बारे में, अपने आगे जाने के बारे में सोचूंगा कब? तो वो जो आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं, मेरे नज़दीक ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें थोड़ा सा टाइम निकालने की जरूरत है, बिकॉज एम्प्लॉयज आर स्पेंडिंग मोर टाइम एट वर्क देन एट होम। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज का हिस्सा बना ले ये, तो शायद ये और एम्प्लॉयज के लिए हेल्दी भी होगा, मेंटल वेलबींग के लिए भी जरूरी होगा, और शायद उनको प्रोडक्टिव भी ज्यादा बनाएगा। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कि ओवरऑल एक सब मिलके इसको काम करें। अगर एम्प्लॉय अभी इसी हवाले से, बल्कि मैं क्वेश्चन बाद में पूछना था, बट लेट मी आस्क नाउ। फायजा काशिफ साहिबा कहती हैं, इफ आई से आई एम लर्निंग एंड अडेप्टिंग ऑल द वे टू ग्रूम माय टीचिंग स्किल्स, but unfortunately I feel down myself in this field, means no hope for promotions or even promotion in designated position, what measures can we adapt further? फायजा काशिफ साहिबा, स्पीकर्स स्पीकर्स पे जाने से पहले मैं एक बात आपको कहूंगा, एक बात याद रखिएगा। कभी कभी आप जब चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, तो लाजमी नहीं होता कि उसका रिस्पॉन्स फौरन आए। एक बात याद रखिएगा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ना लर्निंग, अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं और आप इंप्रूव कर रहे हैं, तो आप अपने आप पे ये सोच के इन्वेस्ट कीजिएगा। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, एट टाइम्स लोगों, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम को ऑफर करते हैं कि जी ये ट्रेनिंग कोर्स कर ले। वो कहते हैं जी संडे को नहीं, या सैटरडे संडे को ना करवाएं, वर्किंग डे में, ऑफिस टाइम के दरमियान कोर्स होगा तो मैं कर लूंगा। मैं हमेशा मुस्कुरा के जवाब देता हूँ कि भाई, हम तुम्हारी एक हाथ हम बढ़ा रहे हैं, तो तुम ये सोचो कि कोर्स के बाद तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट पैसा हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो टाइम तुम इन्वेस्ट कर दो। तुम ये सोचो कि मैं ऑफिस काम को छोड़ के तुम्हें करवा रहा हूँ और कोर्स है ही वीकेंड का। तो वैसे से इसलिए आपने बात की कि इस वजह से डिसअपॉइंट मत हो कि आपको फौरी तौर पर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। टेक्निकल जवाब के लिए सोहेल भाई आपके पास आता हूँ, उसके बाद फिर मैं साकिब साहब के पास जाऊंगा, ये क्योंकि फायदा मैंने फायदा कहा को मैं, या बल्कि बाकी लोगों के लिए भी यूज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वी बिकम वेरी फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट, कि मैंने ये पढ़ा है और ये मेरी जॉब है, मैं इस एम्प्लॉयमेंट, और इस एम्प्लॉयमेंट में अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो आई फील स्टक। और बीइंग स्टक इज द वर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड, आपको ये बता दूं। तो इसके इसलिए मेरी जो लोगों से या खास तौर पे जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको होता है कि डोंट फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी मींस के व्हाट अदर स्किल्स डू आई हैव, कि अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा तो वेयर एल्स कैन आई गो एंड क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट फॉर माई सेल्फ। तो अगर मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा तो मैं कहता हूँ अच्छा मैं कोचिंग कर लेता हूँ, मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा तो मैं यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर लूंगा। So the more employable skills do you have, the more you secure you feel, and more you are able to deploy that skills to create a career path for you. तो जितने आपके, क्योंकि एक जमाने में मुझे बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई गई कि अमीर और गरीब का फर्क क्या है। तो अमीर वो है जिसके पास ऑप्शन ज्यादा है, गरीब वो है जिसके पास ऑप्शंस कम है। तो कैरियर के हिसाब से सोचें कि आपके पास क्या, आप कैरियर में गरीब हैं या अमीर हैं, आपके पास क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। अगर कैरियर ऑप्शंस ज्यादा नहीं है तो आप अपने अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गरीब हैं आप, तो यू फील स्टक, यू विल गेट स्टक। एग्जैक्टली। साकिब भाई, आप इसी इसी क्वेश्चन को। सबसे पहले बस मुझे 1 मिनट दें, मैं पहले जो फारूक साहब ने बात की थी उस पर एक कमेंट करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा इन्होंने एक पॉइंट दिया। और सर, शायद जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे बैंक्स हो गए, बड़ी यूनिवर्सिटीज हो गई, उनमें शायद एक प्रॉपर एक वर्क कल्चर डेवलप किया जाता है। लेकिन वर्स्ट सिचुएशन है पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में। इस चीजों को हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो फारूक साहब ने भी आइडेंटिफाई की, कि आपके सुबह आने का तो टाइम है लेकिन आपके जाने का कोई टाइम नहीं है। इतनी स्ट्रेसफुल जॉब है। और इवन मैंने भी इंडस्ट्री से क्विट करके टीचिंग वगैरह की साइड पे आने का जो मेरी मोटिवेशन थी, वो यही थी कि मेरी लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एक 17 इंच की एलईडी के आगे 10 से 11 घंटे गुजारने के बाद एक एक खामोश कमरे में
आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके जो रेस्ट ऑफ द आपके जो 13-14 घंटे दिन के होते हैं वो कैसे बुरे गुजरते हैं 10-11 घंटों के एक्सपीरियंस के बाद। जहां तक मेरी बहन ने क्वेश्चन पूछा, तो देखिए ये जो उन्होंने बात की फायदा साहिबा ने, ये हर प्रोफेशनल को कहीं ना कहीं ये बात सताती है। उसको ऐसे लगता है कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, या मुझे उस तरह पे नहीं किया जा रहा, या मेरी वर्क और प्रोफेशनल लाइफ, जो प्रोफेशनल और जो मेरी रियल जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो बैलेंस नहीं है, या मैं ग्रूम नहीं कर पा रहा। ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन मैं ये हमेशा बात कहूंगा कि आप हमेशा अपने प्रोफेशन में जो लर्निंग है उसको जारी रखें। अपनी प्रोफाइल को अपनी सीवी को अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करना, ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ही ये कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपनी प्रोफेशन में अपने उसमें एक्सेल करें। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपकी ड्रीम जॉब है या जो ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, उनको फॉलो करें। देखिए वहां पे क्या स्टैंडर्ड्स और क्या नॉर्म्स अडॉप्ट किए जाते हैं, वहां किस तरह कोई इंसान वहां तक पहुंच पाता है। उन लोगों से मिलें, अपना एक सोशल नेटवर्क बनाएं। और ऑब्वियसली बात है, खास तौर पे हम जिस कंट्री पाकिस्तान की सोशल इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है, ऑब्वियसली सर ने बहुत अच्छी बात की कि हमें जो आउटकम्स और जो रिवॉर्ड्स वगैरह हैं वो इतनी कम टाइम पे नजर नहीं आएंगे। जब आप एक प्रोफेशन, एक करियर बनाने की बात करते हो, तो ऑब्वियसली एक करियर बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा एक एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहें, अपने आप को करंट टेक्नोलॉजी से अडॉप्टेबल रखें, उनको समझें, रिसर्च की तरफ जाएं, अच्छे अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करें, अपनी डिग्रीज को अपग्रेड करें। मास्टर्स अगर आप लोगों ने, एक वक्त में बहुत ज्यादा होती थी, आई थिंक 16 ईयर एजुकेशन को एक बहुत अच्छी एजुकेशन माना जाता था। फिर 18 ईयर, और मैं तो अब ये मानता हूँ कि इवन आजकल के दौर में जो टाइम आ रहा है, इवन 18 ईयर एजुकेशन जो है वो भी इज नॉट एज इनफ। बड़ी बड़ी अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, बड़े अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे यूजुअली वहां पर पीएचडी लोग मिलते हैं, जो कि हेड एचआर है, हेड अकाउंट्स है, जो कि एक दौर में बहुत मुश्किल हुआ करता है ऐसे लोगों को देखना। लेकिन उन्होंने भी अपनी छोटी छोटी जॉब्स के साथ अपने आप को अप टू डेट रखा, अपनी स्टडीज वगैरह को अपग्रेड किया, और आज वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचे। तो ये चीजें तो है पाकिस्तान में, लेकिन ऑब्वियसली हमें इनका खुद ही मुकाबला करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम अगले टॉपिक पे आते हैं अपने, लेवरेजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू डेवलप प्रोडक्टिविटी। हम गीगाबिट सोसाइटी की बात करते हैं, चीजें हैं, हमने बात की कि कैसे उसको डेवलप किया जाए, कैसे इस चीज को प्रमोट करें कि अडेप्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं को अपनी प्रोडक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए? सर भाई आप। अच्छा, मेरे से जी जी जी। देखें, दो इसमें इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तो आपके जो है, मेरा ख्याल है जो आपके कनेक्टिविटी के टूल्स हैं, वो बहुत पहले से बेहतर हो गए हैं। पाकिस्तान में डेफिनेटली हमें अभी भी चैलेंजेस आते हैं, इंटरनेट के चैलेंजेस भी आते हैं, कनेक्टिविटी के चैलेंजेस भी आते हैं। बट ओवरऑल ये जो हमारे जो इंटर पर्सनल कनेक्शंस जो हमें रिक्वायर होते थे, जिसके लिए टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वेरी यूजफुल टूल। और मेरा ख्याल है ये और बेहतर होता चला जाएगा जैसे जैसे ये हम 5G की तरफ, और अब तो बाकी मुल्क तो 6G की तरफ भी जाना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे हम इस साइड के ऊपर मूव होंगे, तो ये स्पीड हमें हेल्प करेगी लोगों के साथ टाइमली कनेक्ट होने में। और दूसरा ये है कि जो चीज़ मेरे लिए, मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट है, कि वो जो टाइम हम लगाते थे किसी चीज़ को सर्च करने में, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है, आपने कोई रिसर्च करनी है, आपने कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, आपने कोई वेबसाइट अपने लिए बनानी है, तो हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते थे। अब ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आसानी से हमें करके दे देती है। तो हमें ये देखना है कि अपने अपनी वो कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, और ये आइडेंटिफाई करना है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये इनिशिएटिव के साथ ज्यादा आएगा। तो एनीथिंग न्यू दैट दैट कम्स अक्रॉस यू, आपको कोई असाइनमेंट मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो आपका सारा सबसे पहला जो है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी है। और क्रिटिकल थिंकिंग का पहला टूल है, व्हाई शुड आई डू इट द वे आई यूज टू डू इट। तो आप उसके बाद आप सोचें कि इफ आई डोंट वांट टू डू इट द वे आई यूज्ड टू डू इट, व्हाट विल बी द बेस्ट वे, व्हाट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू हेल्प मी गेट दिस डन फास्टर एंड बेटर।
तो वहां पे आप देखेंगे हर चीज के लिए आपको आपकी टेक्नोलॉजी की सहूलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको बहुत सारी चीजों की आपको मिल जाती है। आपने पूरी प्रेजेंटेशन बनानी हो किसी टॉपिक के ऊपर तो आपको डेटा मिल जाता है। आपने कोई रिसर्च किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो आपको उसके ऊपर डेटा जो है चैट जीपीटी आपको पॉइंटर दे देता है। इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मिल तो जाता है, लेकिन उसमें जब तक आप वो जो इंफॉर्मेशन आई है उसको कंटेक्चुअलाइज नहीं करते कि ये जो मैंने डेटा आ रहा है ये तो आ रहा है यूरोपियन सोर्सेज आ रही है, बाकी ये क्या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मेरे सेठ की फैक्ट्री में अप्लाई होगा या नहीं होगा। दिस इज वेयर अडेप्टिंग द जो जो जिसको मैं कहता हूं कि नॉलेज को कंटेक्चुअलाइज करना, वो एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए बड़ा जरूर होगा। हम ये नहीं कर सकते कि जैसी ही इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसको मनोवन तस्लीम भी कर लें और उसको एज इट इज अप्लाई भी करने की कोशिश करें। तो ह्यूमन सेंस should prevail and artificial intelligence should be used as a tool. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, फारूक रंधावा साहब का क्वेश्चन है और इट्स एआई रिलेटेड क्वेश्चन। आपकी तो एक्सपर्टीज है साहब साहब। फारूक साहब के पूछ रहे हैं, हाउ कैन वी एज ए प्रोफेशनल्स प्रिपेयर फॉर द राइज ऑफ एआई स्पेशली इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट एंड व्हाट माइंडसेट शिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क अलोंगसाइड एआई टेक्नोलॉजीज। तो साकिब साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसका जवाब देने की, इसलिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ भी काम कर रहे हैं, और इट इज द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कैसे इस चीज को एड्रेस करेंगे? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात, सब ऑडियंस अब ये बात समझते हैं, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बनाया है। जितना जितना मैं अपनी लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करीब आता जा रहा हूँ, मेरी लाइफ उतनी ज्यादा प्रोडक्टिव और उतनी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। जो रिपोर्ट्स बनाने के लिए मे भी हो सकता है कि मुझे और मेरी टीम को हफ्तों लग जाते थे, अब वो कुछ घंटों में हम एक रिपोर्ट सही बना लेते हैं। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा सुकून और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुहैया कर रही है, और पहले से बहुत ज्यादा अच्छी। तो ऑब्वियसली अभी तक हम इसी बारे में, जैसे फारूक साहब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम अभी यही बात कर रहे थे कि देखिए, हमें इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें इन टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि इन टेक्नोलॉजी, इवन चैट जीपीटी की, जैसे फारूक साहब ने बात की, चैट जीपीटी बहुत सारे किस्म के काम करती है। इट्स नॉट लाइक दिस कि हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं और वो हमें कुछ एप्लीकेशन या कोई लेटर जनरेट करके दे देती है। चैट जीपीटी फाइनेंशियल एनालिसिस करती है, चैट जीपीटी डाटा क्रिएट और प्रिपेयर करती है, बहुत सारी चीजें। शायद ही अब कोई ऐसा प्रोफेशन बचा होगा जिंदगी में जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं कर रही। फ्रॉम ग्राफिक्स डिजाइनर टू मूवी मेकिंग एंड म्यूजिक मेकिंग, फ्रॉम ऑफिस वर्क टू डूइंग रिसर्च, हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है और काम कर रही है। तो ऑब्वियसली हमें इन टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ेगा। और कंपनी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, आज एक थोड़े दिनों की बात है कि मैं एक बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेमिनार दे रहा था। तो मैंने वहां से क्वेश्चन पूछा कि ऑलमोस्ट 50-70 लोग वहां पर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ, कि कितने आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो कि चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को यूज करते हैं। तो मैं हैरान हो गया कि सिर्फ 3 या 4 लोगों ने हैंड रेज किए। तो आजकल के दौर में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर इतनी जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, जहां इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर लोग आए हैं, वो काम कर रहे हैं, वहां पे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना कम अडॉप्टेबिलिटी है, तो हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर इतना वर्क कल्चर, इतना कुछ वो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स, इस तरह की चीजें नहीं है, वहां पर हम क्या सोच सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें इसको लर्न करना पड़ेगा, इसकी एप्लीकेशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और इस चीज को लगातार देखना पड़ेगा कि जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके टूल्स कैसे काम कर रहे हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, सर मैं आपको एक बात बताऊं, सोहेल साहब, अगर एकेडेमिया से ताल्लुक है, इनका इंडस्ट्री से, तो शायद वो मेरी बात को एग्री करें। आपको पता है कि सिर्फ 12 या 14 साल रह गए यूनिवर्सिटीज को डिग्री देने में। कहने का मकसद है कि 12 से 14 साल हैं जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने के लिए नहीं आया करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम पढ़ाना और डिग्री देना नहीं रहेगा, सिर्फ 12 से 14 साल की और बात रह गई है। मीन्स अगर हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी स्कूल गोएंगे, तो आप इस बात से बेफिक्र हो जाएंगे वो यूनिवर्सिटी जाएंगे।
उसकी वजह ये कि दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर आ चुकी हैं। दुनिया की हर बड़ा कोर्स, हर बड़ी से बड़ी चीज जो है वो यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आ गई है। यूनिवर्सिटीज का काम सिर्फ रिसर्च और जो रिसर्च रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है वहां तक रह जाएगा। इसी तरीके से और ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तो बैंकिंग कर रही है, फाइनेंस कर रही है, हो सकता है विद इन 10-12 ईयर्स इन ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो इंटायर कल्चर है टेक्नोलॉजी की वजह से वो चेंज हो जाए। तो ऑब्वियसली हमें इन टूल्स के साथ, इन चीजों के साथ, इन टेक्नोलॉजीज के साथ एडॉप्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, हमें लर्नेबिलिटी को हाई करना पड़ेगा, तभी हम अपने इस मॉडर्न एरा में सरवाइव कर पाएंगे। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे एचआर की कम्युनिटी के लोग हैं, जिसको मैं अपनी कम्युनिटी ही कहता हूँ। उसमें मेरे ख्याल में हमें एज एन एचआर प्रोफेशनल्स हमें ये चाहिए कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसे सेशंस रखवाएं कि द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वर्क प्लेस एप्लीकेशन। अब जैसे ये बात कर रहे हैं, अभी भी मैं देखता हूं कि अच्छे बड़े बैंक्स के अंदर उन्होंने फाइनेंशियल एनालिस्ट रखे हुए हैं, जिनका काम है कि वो क्रेडिट एनालिसिस कर रहे होंगे, बैलेंस शीट निकालते हैं और क्रेडिट एनालिसिस कर रहे होते हैं, और इस काम के लिए उन्होंने 20-25 लोग रखे हैं। जबकि यही काम बहुत आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देती है, और ज्यादा जल्दी कर देती है, ज्यादा अच्छा कर देती है। वो क्रेडिट स्कोर निकाल के आपको दे देती है, उसकी बेसिस के ऊपर रिस्क असेसमेंट करके दे देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो इसका मतलब यह है कि जब जब तक हम ऑर्गेनाइजेशंस में जाके ये लोगों पे, जैसे कि बात कर रहे हैं कि उस पूरे इतने सारे लोगों में से 3-4 निकले, तो इसका मतलब है कि that is a trend which is prevalent in most of the organization, not just one organization. तो इसका ओनस हम पे आता है कि हम एज एन एचआर प्रोफेशनल इसको प्रोपगेट करें कि मैं इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए और पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव के लिए मैं इसको कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्च करूं। सो ईच ऑफ द एचआर पर्सन, मैं चाहूंगा कि वो अपने जो 2025 का कोई गोल है, तो उसमें एक गोल जरूर शामिल करें अपने इस गोल के अंदर, कि मैं अपनी कंपनी के अंदर ये वाला जो पार्ट है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हाउ टेक्नोलॉजी कैन लेवरेज द बिजनेस प्रोडक्टिविटी, ये बिजनेस एफिशिएंसी, इसको इसको कहीं अपने गोल का हिस्सा बना, अपने प्रोफेशनल गोल का और ऑर्गेनाइजेशनल गोल का हिस्सा बना। अनलेस वी डू इट, ऑर्गेनाइजेशंस में शायद प्रॉब्ली इतनी बड़ी चेंज नहीं आएगी। वी आर द चेंज कैटलिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सर ट्रू। मैं एक बात और जी जी, एक प्लीज बात मैं ऐड प्लीज करना प्लीज चाहता हूँ। प्लीज। वेस्ट में तो अब ये कल्चर आ गया है कि जैसे हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह बाहर ऑर्गेनाइजेशन में तो ये ट्रेंड आ गया कि उन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। सुहेल साहब जो बात बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, देखिए हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं कि अभी हम इस बात पे रोशनी डाल रहे हैं, या हम इस बात पे, सुहेल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अभी हमें जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कराने की। और वेस्ट की ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि वहां पर प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, जो तमाम डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ज्यादा सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है। वो अकाउंट, फाइनेंस, एचआर, हर किस्म के प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, हर किस्म के डिपार्टमेंट को एआई डिपार्टमेंट से सपोर्ट कराना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजों में पीछे हैं, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि हम इस दौर में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पीछे ना रह जाए। जैसे हम इंडिया से या और ज्यादा जो टेक्नोलॉजी में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जैसे यूएस और उनसे हम लोग टेक्नोलॉजी में 8-10 साल पीछे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि नई एक टेक्नोलॉजी, एक बज़वर्ड, एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, मुझे इस बात का डर है कि अब हम इसमें भी 8 से 10 साल पीछे ना चले जाए। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मे बी 8 से 10 साल बाद हम लोग जब ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे या हम इस बात टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे, तब हम वाकई कहेंगे कि हाँ हम पीछे जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि अभी तक हम लोगों ने, जैसे सुहेल साहब ने बात की, कि अभी तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, अपनी डेली लाइफ में, अपनी वर्क रूटीन में इंजेक्ट करना और एम्बेड करना स्टार्ट ही नहीं किया।
थैंक यू सब। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर 1997 का साल था जब मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया आफ्टर माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो मुझे याद है मैं दुबई गया हुआ था, तो उन दिनों पाकिस्तान में आईएसओ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था, मतलब शुरू हो गई थी ट्रेनिंग्स वगैरह, और बाहर इंडस्ट्री में टीम्स बन चुकी थी, डिपार्टमेंट्स तो नहीं, टीम्स बन चुकी थी जो क्वालिटी के ऊपर काम करते थे। तो हम इसी हवाले से उमर शहजाद साहब को, और ये फैक्ट है कि और हमारा प्रोफेशनल्स का काम है, और मैं तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि इसके डेवलपमेंट कैन प्ले अ रोल। हम इस तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वी हैव अ पूल ऑफ कंसल्टेंट्स, वी हैव अ पूल ऑफ ट्रेनर्स। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस हवाले से हेल्प चाहिए हो तो इसके डेवलपमेंट कैन प्ले दिस रोल। वो आपको इन हाउस ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकता है आपके लिए, वो ऑनलाइन सेशंस कर सकते हैं, तो वी कैन डू दैट। इसी हवाले से उमर शहजाद साहब का सवाल है कि जी वो चाइना में होते हैं, जैसे आई एम इन चाइना, और वो बहुत एडवांस है, तो आपको क्या लगता है जी पाकिस्तान में कितना टाइम लगेगा? तो इट्स लाइक क्वेश्चन मार्क। तो मेरे ख्याल में वी ऑल हैव टू लाइक पार्टिसिपेट, प्ले अ रोल कि इस चीज को डेवलप किया जाए। जैसे क्वालिटी इंपॉर्टेंट थी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, एआई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो आप कोई ऐप उठा लें, कोई चीज कर लें, इवन जब हम जूम पे सेशन करते हैं तो आपसे पूछता है कि एआई टूल आपको यूज करना है नहीं करना। इवन मैं मेरा एक सोशल मीडिया कम्युनिटी है बहुत बड़ी, इट इज मोस्टली रिलेटेड टू फूड। तो मैंने किसी ने मुझे कोई रेसिपी का मुझसे पूछा, मैंने कहा जी कहाँ से आपने लिया? उन्होंने कहा जी हमने वो जो मैसेंजर पे जो एआई का ऑप्शन है हमने उससे उसमें क्वेश्चन डाला था। तो ये इट्स अ टाइम। आप दोनों ने बहुत अच्छी बात की कि ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने टास्क में रखें ताकि इस चीज को लोग अवेयरनेस हो और लोग यूज कर सकें। जितनी जल्दी अवेयरनेस आएगी उतनी जल्दी लोग इसको यूज भी कर सकेंगे। इसके हवाले से अगर आप सोहेल भाई जवाब देना चाहें कि जी पाकिस्तान में कब तक, चाइना बहुत एडवांस है और मुल्क है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है? कितना अरसा लगेगा हमें इस चीज को अडेप्ट करने में या यूज करने में? अच्छा, मेरे ख्याल में द बेस्ट अप्रोच दैट आई फील कि जो ये भी बात कर रहे थे कि हमें इसको ना बहुत अर्ली लेवल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द स्कूल एज। अगर हम वहां से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी बनाना शुरू कर देते हैं, रेडीनेस की बात कर रहा हूं, और उनको ये भी सिखाना जरूरी है कि व्हाट इज एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट कुड बी द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, उनको उस एज में ही डिस्टिंक्शन क्रिएट करना और उसको यूज करना आ जाए, तो वो जब जब तक वो पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी एज तक, तो उनके लर्निंग का स्टाइल चेंज हो चुका होगा, उनके लर्निंग के मोड चेंज हो चुके होंगे। वो जो बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएंगी, वो तभी खत्म होंगी जब हम पीछे जाके इसकी इंटरवेंशन करनी शुरू कर देंगे। जब वो इंटरवेंशन शुरू हो जाती है तो आप देखेंगे कि 10 साल के बाद जो बच्चा हमारा इस वक्त 8th और 9th में बैठा हुआ है बच्चा, जिस वक्त वो ग्रेजुएट होने वाले लेवल के ऊपर आएगा या जॉब ओरिएंटेड होगा, उस वक्त तक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवी हो चुका होगा। अगर हम ये सोचें कि हम सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर ही अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे और कोई चेंज आ जाएगी, तो मेरा ख्याल है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड चेंज होगी और कोई बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट चेंज नहीं होगी, और जनरेशनल चेंज नहीं आएगी। जनरेशनल चेंज लाने के लिए या सस्टेनेबल चेंज लाने के लिए जरूरी है कि उसको आप बहुत अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करते चले जाएं, लर्निंग पैटर्न चेंज कर दें, लेट द स्टूडेंट लर्न थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस rather than just by the teacher, and teacher should become a facilitator of how to apply your artificial intelligence actually. चलिए इसी हवाले से लास्ट टॉपिक हम करते हैं इसलिए कि टाइम थोड़ा रह गया। फ्लेक्सिबिलिटी इन करियर प्लानिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, हाउ कैन वी यूज एआई और हाउ कैन वी यूज इन दिस करंट, हम करियर प्लानिंग कैसे हेल्प ले सकते हैं एआई से? इसलिए कि डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाते हैं बट उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना है। तो अगर हम इस चीज का वो करेंगे खासतौर पे यंग प्रोफेशनल्स के लिए कि करियर प्लान कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या हेल्प कर सकती है इस पर्टिकुलर करंट? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में जो जो हमें यहाँ पे हेल्प मिलती है, वो पहले तो उनके व्हेन पीपल आर एट द स्टार्ट ऑफ देयर कैरियर प्लानिंग एज, वहाँ पे उनकी सेल्फ अवेयरनेस बड़ी लो होती है। दे डोंट अंडरस्टैंड देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स, दे डोंट अंडरस्टैंड देयर वीक एरियाज, दे डोंट अंडरस्टैंड कि जी मुझे मेरे कैरियर के ऑप्शन स्ट्रीम्स क्या निकलती हैं। वो एक जॉब या एक उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं। तो जॉब्स, या जिसको मैं ये कहूँ कि अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में ऑडिटिंग भी आ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाती है, तो मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं। तो इसी तरह एचआर की भी मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं। सो जब लोग वो देख रहे हो, तो मुझे है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड हेल्प यू डिस्कवर योर सेल्फ।
आप उसके थ्रू अपनी पर्सनालिटी असेसमेंट करें, आप उसके थ्रू अपने वर्क स्टाइल असेसमेंट करें, आप उसके थ्रू अपनी कैरियर मैपिंग करें, उन टूल्स को यूज करें, उसमें डाटा इनपुट जरूर डालें और उसमें डाल के आप देखें कि वो आपको क्या कैरियर इनपुट्स देता है। तो मेरे ख्याल में द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कुड बी अ वेरी गुड इफेक्टिव मेथड जिससे हमें हेल्प मिल सकती है अपनी पर्सनल कैरियर प्लानिंग के अंदर। क्योंकि ये सबसे बड़ा गैप है, पीपल पीपल गो इनटू जॉब्स एंड प्रोफेशंस नॉट बाय चॉइस बट बाय कंपल्शन, चाहे वो सैलरी की कंपल्शन है, नौकरी करनी है, घर को सस्टेन करना है, तो वो बाय कंपल्शन किसी कैरियर में गए होते हैं और व्हेन दे गेट इनटू अ डोर दे गेट स्टक इनटू दैट रूम जिससे वो एंटर हुए होते। थैंक यू सो डॉक्टर साहब, इसे सेम क्वेश्चन को लास्ट हमारा टॉपिक है कि कैसे प्लानिंग यूज करें आप पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे आप जो है यूनिवर्सिटी हमारी एकेडमिया से भी लिंक्ड है और खासतौर पे करियर प्लानिंग स्टार्ट जब भी होती है, तो आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? सर सबसे पहले जो इससे हम पहले बात कर रहे थे, जो सर ने बात की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले शायद उनको पता होगा, यूरी गैगरिन वाज द फर्स्ट मैन ऑफ रशिया जो स्पेस में गया। तो अमेरिकन को ये बात बहुत उनको खटकी कि रशिया ने हमसे पहले स्पेस को डिस्कवर कर लिया। आपको पता है कि अमेरिकन ने कि हम क्यों पीछे रह गए स्पेस रेस में और रशिया क्यों आगे निकल गया? डीपर एनालिसिस के बाद आपको पता है कि अमेरिकन ने इस बात का क्या सोल्यूशन दिया? अमेरिकन ने अपनी 1 स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक के मैथमेटिक्स को चेंज कर लिया। उन्होंने अपनी रशिया से पीछे रह जाने की आखिरकार कोई वजह ये नहीं निकाली कि हमारी पॉलिटिक्स खराब है, हमारी सोसाइटी या हमारे फाइनेंशियल में कोई इशू है या नासा में कोई इशू है। उन्होंने आखिरकार और आप देख लें कि अमेरिकन आर वर्ल्ड लीडर कि उन्होंने अपने बचपन से ही अपने लोगों को कैसा ट्रेन करने लग गए। तो सर की बात बहुत सही है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बचपन से लेकर चलना चाहिए। दूसरे जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछा कि हम किस तरह करियर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और करियर प्लानिंग के अंदर, देखिए करियर का जो गोल होता है ये एक बहुत एक स्टूडेंट लेवल के ऊपर जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा, जैसे सर ने बात की, करियर स्ट्रीम्स के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता। जब मैं बहुत सारे, इवन जब यूनिवर्सिटी में डे फर्स्ट मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि व्हाट मोटिवेट्स यू कि आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आपने बीएससीएस में एडमिशन लिया, तो बहुत सारे बच्चे बड़ी फनी बात करते हैं और कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं जा सके तो हम यहाँ आ गए, या हमारे जो फला दोस्त है वो आ रहे थे। तो मीन्स लोगों को इवन इतनी अवेयरनेस नहीं है स्टूडेंट्स में कि वो एक अपने करियर को, अपनी पूरी जिंदगी जहाँ से उन्होंने एक रोजी कमानी है, जिसको कमाने जा रहे हैं, उस करियर की क्या पाथ है, उसकी क्या स्ट्रीम्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बात में बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट कर सकता है, नो डाउट। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी जॉब में डिफरेंट तरीके से अपने करियर में कितनी किस्मों की जॉब हो सकती है, एक फॉर एग्जांपल अकाउंट्स या एक ऑडिटर का या एक टीचर। अब बजाय मेरी जॉब एक टीचिंग की है, लेकिन ये एक जॉब नहीं है। टीचिंग के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को, रिसर्च वगैरह जो पैरेलल साथ चल रही होती है। तो ऑब्वियसली हर फील्ड के अंदर जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प आउट कर रहा है स्टूडेंट्स को अपने करियर सेट करने में, अपने करियर गोल सेट करने में, अपने करियर ऑब्जेक्टिव सेट करने में काफी ये चीजें हेल्प आउट कर सकती हैं। थैंक यू अच्छा, सो मच। दूसरा जी जी, मैं प्लीज प्लीज मैं प्लीज। मैं इवेंचुअली मेरे अपनी पूरी लाइफ के अंदर ना कैरियर स्विचेस बहुत रहे हैं। I started off as a financial analyst, moved to quality assurance, quality assurance से रिटेल के अंदर, रिटेल से एचआर में, एचआर से ट्रेनिंग में, और फिर टीचिंग में, और बहुत सारे एरियाज में। मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हमें कैरियर फोकस नहीं होना चाहिए। मेरी अपना ये राय है। मैं पीपल डोंट हैव टू एग्री विद दैट। मेरे ख्याल में लोगों को अपने आप को मल्टीपल फील्ड में ट्राई आउट करना चाहिए एंड फाइंड द फिट। जब ये जो फिट है ये आपको एक्सपेरिमेंट करके पता लगता है, ये कहीं से उतरती नहीं है, ना कोई आपको बता सकता है ये। अनलेस यू ट्राई इट यू वोंट नो द शूज फिट और नॉट। चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन था, मैं उसको बस क्लोज करूं। रावेश जाबर साहिबा हैं, साहब हैं, हाउ कैन वी इंप्लीमेंट बोथ आ रहे हैं स्ट्रेटेजी? ये बहुत बहुत अच्छे साहब हैं, बहुत। अच्छा,
How can we implement both strategies, emotional plus artificial intelligence, because as nation we are not ready to accept the change? सुहेल भाई बस ये रिप्लाई करें, इसके बाद क्लोज करते हैं, टाइम हो गया। तो राविश जाबर साहब कह रहे हैं कि हाउ कैन वी इंप्लीमेंट बोथ स्ट्रेटजीज, इमोशनल प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज एज नेशन वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। जी जी, देखिए वो जो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है उसके पीछे सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो फियर होता है। तो इफ वी आर एबल टू ओवरकम दैट इमोशन ऑफ फियर, तो वी आर एबल टू लर्न एंड गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। वो जो कंफर्ट जोन से निकलने का जो पहली छलांग है ना, जब तक आप छलांग नहीं मारेंगे उस वक्त तक फियर रहेगा। तो मेरे ख्याल में वो हम में से बहुत सारे लोग अपने कैरियर के कंफर्ट में चले जाते हैं या अपनी जॉब के कंफर्ट में चले जाते हैं, और उस कंफर्ट से निकलना उसके साथ इतनी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है कि हमें लगता है कि हम कुछ और करेंगे तो शायद सक्सेसफुल नहीं होंगे या फेल हो जाएंगे। वो जो फियर ऑफ फेलियर है कि आई विल नॉट बी सक्सेसफुल, दैट इज द बिगेस्ट मेरे ख्याल है हर्डल है उसकी तरफ। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ, उसकी तरफ जाते हुए भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो हमारा जो जो वो है वो ये है कि आई डोंट नो कि मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं, मैं इतना टेक्नोलॉजी सेवी हूं कि नहीं हूं। वो हम इसको टेक्नोलॉजी सेवी बनाने की वजह से उसकी जो एप्लीकेशन साइड है उसकी साइड पे भी नहीं आ रहे। कोई आपको ये थोड़ी कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन करें, लोग तो ये कह रहे हैं कि दिस इज समथिंग अवेलेबल, इट्स अ टूल, इट्स लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट टूल, इसको आप यूज करें जो आपको हेल्प कर सकता है। सो वो जो फियर है, जो इमोशंस हैं, वो जब तक आप उन इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को या फियर के इमोशंस को, अनसर्टेनिटी के इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ कन्वर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी ये रेजिस्टेंस रहेगी। और ये सर बहुत मैं बड़ा एक फैक्ट लास्ट है। बात इसमें जी जी, प्लीज प्लीज मैं सर इस आप पे एक बताइए। बात ऐड करना चाहता हूँ। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खास तौर पर लेके लोगों के माइंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खास तौर पर पाकिस्तान में कुछ मिथ क्रिएट हो गए। जैसे कि उनको लगता है कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसकी इंट्रोडक्शन में हमें बहुत ज्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, टीम लगेगी। हालांकि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। टू अडॉप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज रिक्वायर्ड नहीं। सेकंड, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो हमारी तो ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी, वही सारे काम किया करेगी तो हमारी जरूरत। ऐसी हरगिज बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी आपकी जॉब खत्म नहीं करेगी, बल्कि आपको अपनी जॉब में मोर प्रोडक्टिव, मोर मोर एफिशिएंट बनाएगी, आपकी जॉब को मोर हेल्पफुल बनाएगी। प्लस लोगों को ऐसा लगता है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये तो, अगर मैं तो बहुत छोटी सी जॉब कर रहा हूँ, मीन्स मैं तो बहुत पिछले 10-15 साल से अकाउंट्स को मैनेज कर रहा हूँ, तो अब मैं अपनी रूटीन से हटूंगा और मैं इसको कैसे अडॉप्ट कर पाऊंगा, मैं तो टेक सेवी नहीं हूँ जैसे सर साहब ने कहा, मैं कैसे इसको यूज कर पाऊंगा। तो यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी 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 इजी और वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। तो ये कुछ बहुत सारे बेसिक मिथ्स है जो मैं अक्सर लोगों के मुंह से सुनता हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जब मैं सेमिनार वगैरह या इस तरह की वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करता हूँ, तो हमें इस चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब छीनने नहीं आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, और ना एक वक्त में इंसानों को ये कंट्रोल करेगी, ऐसी हरगिज बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें मोर एंड मोर प्रोडक्टिव, मोर एंड मोर हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए आई है। और आप जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते जाओगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी मजेदार और कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी आसान हो गई है इसके बाद। अच्छा, आर्टिफिशियल उसमें इंटेलिजेंस को तो आपके कदमों में ले आए ना, मतलब वो खुद आपके डोर स्टेप पे चल के आ गई है। अब तो जो एप्स हैं और जो चीजें हैं एग्जैक्टली एक्चुअली, एग्जैक्टली कि जैसे एग्जैक्टली वो बंगाली बाबा के बगैर महबूब आपके कदमों में रहता है, तो वो तो आपके खुद आपके डोर जी, स्टेप पर आ गई है। तो बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल ऑफ सर। यूज और खैर इसके साथ है। चला जी सर भाई, मैं ये सिर्फ बात करके क्लोजिंग रिमार्क्स भी साथ ही दे दीजिएगा मैं ताकि जरा क्लोज मैं करें। जरा जी क्लोजिंग पे सिर्फ यही एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि हम असल में चेंज को ना बड़े लॉन्गर व्यू में और बहुत स्केल के ऊपर देख रहे होते हैं। मेरे नजदीक हमें माइक्रो स्टेप्स लेने की जरूरत है। कोई एक एलिमेंट ले लें जहां पे आप समझते हैं कि मैं इजीली यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकता हूँ, तो टेक बेबी स्टेप्स, टेक स्मॉल चेंजेस। तो जैसे हमने जूम से स्टार्ट किया और अब हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को और बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। तो व्हेन यू अडॉप्ट चेंज,
मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चेंज की तरफ देखने से और उसका खौफ क्रिएट करने से बेहतर है कि हम छोटे छोटे लेवल के ऊपर माइक्रो स्टेप्स के साथ चेंजेस लेके आए, तो वो अडेप्ट करना आसान होता चला जाता है। थैंक यू सो मच। फारूक भाई की रिकमेंडेशन है कि कैन वी ऑर्गेनाइज अ वेबिनार ऑन द टॉपिक ऑफ मैनेजिंग नेगेटिव माइंडसेट टुवर्ड्स अडैप्टिंग एआई। कंफर्म फारूक भाई, कंफर्म है। नेक्स्ट वेबिनार ऑलरेडी प्लान्ड है, उससे अगले में मैं इंशाल्लाह मैं भी कह देता हूं टीम को कि लेट्स ऑर्गेनाइज अ वेबिनार ऑन टॉपिक ऑफ मैनेजिंग नेगेटिव माइंडसेट टू अडैप्टिंग एआई, ताकि हम इस चीज के टॉपिक पे मजीद बात करें। हम ज्यादा स्पीकर्स को बुलाएंगे ताकि ज्यादा हम मतलब डिफरेंट ओपिनियंस भी ले सकें और मुख्तलिफ लोगों से सुने। साकिब साहब, आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स दें, खत्म करते हैं, 9 मिनट ऊपर चले गए हैं। तो बस इंटरेस्टिंग टॉपिक इतना है कि इफेक्ट है कि 1 घंटा हाँ ना काफी था। देखो इंशाल्लाह देखो वी विल कम बैक विद दिस हाउ टू मैनेज नेगेटिव माइंडसेट। बड़ा अच्छा आइडिया है फारूक रंधावा साहब का। इस पे आएंगे तो क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए ताकि फिर मैं खत्म करूंगा। मैं तो बस ये छोटी सी मेरा बात ख्याल करने के बाद है, मेरी रिक्वेस्ट है कि तो कुछ 10-1 मिनट दे दें, ताकि जो लोगों के माइंड में अगर चलें, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर लें। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, नो पार्टिसिपेंट नो इशू। एंगेजमेंट हम नहीं कर पाए हम बिकॉज ऑफ असल में क्वेश्चंस। समहाउ मैंने जितने क्वेश्चंस है पूछ लिए, वैसे इत्तेफाक है मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया। ओके ओके, ठीक है जी। ठीक देखिए, मैं तो एंड में यही कहूंगा कि हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, ये इसकी लगाम हमारे अपने हाथ में है। एक दौर ऐसा था कि जब ट्रांजिस्टर की इजाद हुई, ट्रांजिस्टर वाज वन बिग थिंग। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया, कंप्यूटर इजाद हुए, कंप्यूटर वाज नेक्स्ट बिग थिंग। इंटरनेट की डिस्कवरी और इन्वेंशन हुई, दैट वाज नेक्स्ट बिग थिंग। इस वक्त आजकल जिस इरा में हम रह रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बिग थिंग। और ये बात मैंने अपनी फर्स्ट जो मैंने ओपनिंग सेंटेंस बोले थे उसमें भी मैंने ये बात की थी कि जिस तरह एक वक्त में तालीम याफ्ता इंसान उसको समझा जाता था जो लिखना पढ़ना जानता था, तो एक दौर ऐसा आने वाला है जिसमें एक लिटरेट इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान उसको समझा जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता होगा। और ये बात शायद आपको अभी बड़ी मजाक का खेज लगे, लेकिन अगर आप अपने करियर आगे 5-10 सालों में आपको मेरी इस बात का बहुत अच्छा जो है वो आप इस बात को सच होता देखोगे। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो पूरी, चाहे एक बैंकर हो के, एक अकाउंट, एक फाइनेंस हो के, पूरी दुनिया हमारी तरह नहीं है, पूरी दुनिया सिस्टम्स को अडॉप्ट कर रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। बहुत रिलायबल सिस्टम इन द वर्ल्ड है, दुनिया इनके ऊपर रिलाय करती है, इनको यूज करती है। तो हमें चाहिए कि अपने प्रोफेशनल और अपने कंट्री की ग्रोथ के लिए, अपने प्रोफेशन, अपने करियर की ग्रोथ के लिए हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की फॉर्म में, इनको पढ़ें, इनको समझें, इनको अडॉप्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रसूल भाई, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज, उसके बाद फिर क्लोज करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल है अगर कोई पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन है तो वो हम तो मैंने कोई कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया। नहीं। ओके नहीं, ठीक मैंने आई डिडंट मिस है। एनी क्वेश्चन। हाँ, ठीक है हाँ, सर, चल, तो थैंक यू मैं सो मच तो ये कहना चाह रहा था कि वो सर। चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। तो हाँ, बजाय इसके कि हम बाहर की चेंजेस को देखें और उनके ऊपर वो करने की कोशिश करें, उनको बदलने या उनको मैनेज करने की कोशिश करें, मेरा ख्याल है हमें ज्यादा फोकस अपने ऊपर, अपने आप को बदलने पे फोकस ज्यादा करना चाहिए कि हाउ कैन आई बिकम अडेप्टेबल, हाउ कैन आई कंटिन्यू टू ग्रो एंड लर्न। जब मेरा फोकस अंदर हो जाता है तो ये मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसको जब मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर फोकस कर लेता हूं तो जो सर्कल ऑफ कंसर्न की चीजें हैं वो खुद ही मैनेज होना शुरू हो जाए। ऐसा ही जैसे आपने बात की ना बेबी स्टेप्स की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप झिझक रहे हैं, पहली बात ये कि देखें डर के आगे जीत है, आपको स्टेप तो लेना पड़ता है। कोई चेंज आती है, मैं एक बार बताऊं, जैसे सुहेल भाई ने कहा कि करियर चेंज काफी हो, मेरी मेरी उसमें भी अगर करियर चेंज ना भी कहूँ तो जॉब चेंजेस काफी हुई, बट करियर चेंज भी कहूंगा। मैं ऑपरेशंस में भी रहा, मैं फाइनेंस हेड था, हमेशा ऑपरेशन साथ संभाले, एचआर को भी देखा, चीजें की। तो जब भी आप कोई चेंज करते हैं ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं, कोई स्टेप लेते हैं, इवन आप टॉप पोजीशन पे जाके बैठते हैं किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी इनिशियल पीरियड में आपको बड़ा हौसला चाहिए होता है, मगर उसकी जो एट टाइम्स हम कॉस्ट कहें, जो भी कहें, उसका बेनिफिट बहुत होता है। अगर आपने वो चीजें सस्टेन कर ली तो देन थिंग्स आर इजी। मुझे आज भी याद है, मैंने जब टेक्सटाइल सेक्टर में इन हुआ तो पहला और थैंक्स टू अल्लाह जन्नत नसीब करे जो मेरे बॉस थे, जो एमडी थे उस कंपनी के, जो उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया, वरना मुझे नहीं पता था, मेरे ऊपर से गुजरती थी चीजें। बट मैंने जो टेक्सटाइल के खातों में घंटों गुजारे देख समझने के लिए कि धागा बनता कैसे, क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। तो
था, अगर वो मैं स्टेप ही ना लेता, पहले सोचते हैं टेक्सटाइल में मैंने काम नहीं किया, इसलिए कि सबसे पहले लोग पूछते थे भाई कोई तजुर्बा है, भाई नहीं है, आप डायरेक्टली जाके ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंस बैठ गए, बट उन्होंने, रखने वाले ने भी सोच के रखा होगा। तो बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दें, खासतौर पे जब नई टेक्नोलॉजीज को हमने सीखना होता है और हमने यूज करना होता है, आप करें। अगर सेकेंडली एक और चीज है, आपको किसी ने कहा नहीं कि एआई ने आपको कुछ रिकमेंड कर दिया तो आप आंखें बंद कर उसको एक्सेप्ट कर लें, आप आंखें बंद के ना करें, आप उसको रिसर्च कर लें थोड़ी सी। भाई पहले हम गूगल से काम चलाते थे ना, चीजें हैं, आप उसको फिल्टर करें, आप उसको समझें, आप दोबारा उसको समझें, आप कर लें। आपको, आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ना यूज करें कि आप अपनी सिम्टम्स बताएं एआई को और बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए आप मेडिसिन शुरू कर दें, नहीं, आप गाइडेंस जरूर लें। तो बेबी स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम चीज जैसे आज हमारे दोनों लर्नड स्पीकर ने बताया कि दिस इज नेम ऑफ द गेम, आगे इसी से चलना है, और आगे हम इंशाल्लाह एक और वेबिनार इस पे कंडक्ट करेंगे। और इसके साथ ही मैं सबसे ज्यादा चाहूंगा, सर सुहेल साहब, साकिब साहब, आप दोनों का बहुत, एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन था, कोई अब्दुल रहमान मेरा ख्याल है सर उन्होंने। हैंड रेस किया बट क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया, हम लोग स्पीकर हम नहीं देते ड्यू टू सम रीजंस, उनका अब तक आया नहीं है। नुमान, अगर उनका कोई क्वेश्चन आया तो प्लीज मुझे भेज दें, यस सर, मैंने या उनको आपको, रिक्वेस्ट की है कि आप क्वेश्चन प्लेस कर दें। हाँ, somehow ड्यू टू सम बैड एक्सपीरियंसेस हम अननोन लोगों को जो है ना वो माइक नहीं देते, वो थोड़ा सा इशू आ गया था। अगर अब्दुल रहमान साहब आपने फौरी तौर पे अगर चैट पे लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सर नो चले ठीक है, रिस्पॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन है। इसके साथ ही सर 6:15 हो गए, तो मैं थैंक यू सो मच साकिब साहब, थैंक यू सो मच सुहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और फैक्ट है, 1 घंटा जो है बजाय ना काफी है, 1.25 घंटा हो गया। सर और आ गया इंशाल्लाह क्वेश्चन। इस आगे जी बताएं। हाउ टू एनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो साकिब भाई आप ही रिप्लाई कर दें, ये क्वेश्चन ये था उनका, हाउ टू एनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस एट यूनिवर्सिटी लेवल। दो, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, बट जरूर क्वेश्चन आया तो रिप्लाई कर दें आप। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस तो खैर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको इनहेंस करने का आई डोंट नो वो किस कंटेक्स्ट में इस बात को पूछ रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछे तो मैं हमेशा ये बात बच्चे से कहता हूँ कि आपको एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में या इसमें क्या फर्क है। वो माइंडसेट का फर्क है जो वो यूनिवर्सिटी लेकर जाता है। अक्सर स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि अगर आप ये माइंडसेट लेकर क्लास में आए हो कि आपको अटेंडेंस लगानी है, कि आपको 85% अटेंडेंस पूरी रखनी है सेमेस्टर फाइनल्स में अपीयर होने के लिए, ये एक माइंडसेट है। एक माइंडसेट, एक और माइंडसेट जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का एक माइंडसेट है कि वो सीखना और पढ़ना चाहता है। तो ये कि हम लोगों को अपने माइंडसेट, जिस माइंडसेट को लेके हम जॉब पे जा रहे हैं, जिस माइंडसेट को लेके हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हम लोग को सबसे पहले वो क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा क्या एक माइंडसेट है, किस नियत से हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, क्या लेने यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। हमेशा मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप 4 साल ये पढ़ने इसलिए यूनिवर्सिटी आ रहे हो कि 4 साल ये यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद आपने अगर एक नौकरी करनी है, तो फिर आपका एक बहुत ही छोटा आप एक ख्वाब लेके यूनिवर्सिटी आए हैं। बहुत पुअर माइंडसेट के साथ आप यूनिवर्सिटी आओ ताकि आप नॉलेज लो, काबिल बनो, ताकि आप कल वर्ल्ड लीडर बन सको, कल आप इस इंडस्ट्री को और इन चीजों को रेवोल्यूशनाइज कर सको। तो ये कि हम किस माइंडसेट के साथ यूनिवर्सिटी आते हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, खास तौर पर वो चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस हो या वट भी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू साकिब साहब, थैंक यू सुहेल भाई, और आप सब ऑडियंस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 39 नंबर वेबिनार के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।